हाय एवरीवन, वेलकम ऑन द चैनल। ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स जो आगे आने वाली शिफ्ट्स में अपना जेके पुलिस का एग्जाम लिखने वाले हैं। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे आज का मॉर्निंग शिफ्ट का जो बेसिकली आज का जो मॉर्निंग शिफ्ट हुआ था उसमें जो क्वेश्चन पेपर आया था उसकी हम यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं। तो पहली बात में ये आपको स्टूडेंट्स का कहना है कि जो पेपर की लेवल है वो मॉडरेट टू लो लेवल थी। दैट मीन्स देयर वाज नथिंग हार्ड इन द पेपर, ठीक है ना। तो हम अपनी एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं, अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, हु आर द फर्स्ट रूलर्स इन इंडिया टू इशू गोल्ड कॉइन्स। देखो गोल्ड कॉइन्स की बात हो रही है, इंपॉर्टेंट है। गोल्ड कॉइन्स को किन्होंने इशू किया पहली बार इंडिया में, तो वो थे द इंडो ग्रीक्स, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक पॉइंट तो हो गया ये। सेकंड पॉइंट जो आ सकता है, अगर रूलर का नाम आपसे पूछा जाए नेक्स्ट आने वाले शिफ्ट्स में, अगर रूलर का नाम पूछा जाए तो याद रखना द नेम ऑफ द रूलर इज कैडफाइसिस सेकंड, ठीक है ना। ये वो रूलर थे जिन्होंने इंट्रोड्यूस किए क्या, गोल्ड कॉइन्स, ठीक है, इंडिया में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट इज द फर्स्ट नेशनल गेम्स वर ऑर्गेनाइज्ड इन। द फर्स्ट नेशनल गेम्स जो है उनको ऑर्गेनाइज कहां पर किया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उनको ऑर्गेनाइज किया गया था न्यू दिल्ली में। देखो यहाँ पर इसके अराउंड अगर हम क्वेश्चंस देखें और कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पर और एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो 2022 की बात अगर हम करेंगे, 22 की बात हम अगर करेंगे, उनको हेल्ड कहां पर किया जाएगा, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन इसी का और एक वर्जन बन सकता है कि इसका डेट पूछा जाए, ठीक है ना। जो फर्स्ट नेशनल गेम्स है उनको ऑर्गेनाइज किया गया था, उनको हेल्ड किया गया था दिल्ली में, लेकिन कब किया गया था, डेट आप यहाँ पर याद रखिएगा 1985। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अगेन यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन इससे फ्रेम हो सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट आने वाली शिफ्ट्स में वो क्या हो सकता है, द नेशनल गेम्स 2022 वेयर हेल्ड इन विच स्टेट। तो जो 22 की बात हो रही है, जो नेशनल गेम्स है उनको किस स्टेट में हेल्ड किया गया था, उनको गुजरात स्टेट में हेल्ड किया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। अगेन यहाँ पर और एक इसका फॉर्म बनेगी, इसका डेट अगर हमसे पूछा जाए उसको कब हेल्ड किया गया था, तो डेट भी आप याद रखिएगा फ्रॉम 29th ऑफ सितंबर से लेके 12th ऑफ अक्टूबर तक, ठीक है ना। ये डेट भी यहाँ पर आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु एस्टैब्लिश्ड द स्लेव डायनास्टी। एस्टैब्लिशमेंट की बात हो रही है, हु इज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनास्टी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो है फाउंडर ऑफ स्लेव डायनास्टी, वो है फाउंडर ऑफ स्लेव डायनास्टी। स्लेव डायनास्टी को हम और एक नाम से जानते हैं, दैट इज ममलूक डायनास्टी, ठीक है ना। इसको एस्टैब्लिश कब किया गया था, 1206 में, ये इंपॉर्टेंट बन सकता है। एंड ये खत्म कब हो गई थी, 1290 में, ठीक है ना। दैट मींस 1206 से लेके 1290 तक जो डायनास्टी थी वो कौन थी, ममलूक डायनास्टी, और इसको हम बोलते हैं स्लेव डायनास्टी। एंड इसके फाउंडर कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ होयसाला डायनास्टी। होयसाला डायनास्टी जो है इसका फाउंडर कौन था, यहां पर याद रखना साला के नाम से उसको जानते हैं, ही वाज द फाउंडर ऑफ होयसाला डायनास्टी। अब इन दो क्वेश्चंस को आपने भी देखा होगा, तो इन दो क्वेश्चंस को एनालाइज करने के बाद आपके माइंड में ये पॉइंट जरूर आया होगा कि डायनास्टीज जो है, डायनास्टीज के फाउंडर्स से क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है ना। प्लस अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या बनती है, प्रोबेबिलिटी ये बनती है कि लास्ट रूलर जो होंगे डिफरेंट डायनास्टीज के, उनसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने आपके लिए यहाँ पर एक टेबल रखा है, इसको आप रिमेंबर कीजिएगा, इसको आप एग्जामिनेशन सेंटर में जाने से पहले एक बार रिवाइज जरूर कीजिएगा। देखो अभी हमसे पूछा गया था स्लेव डायनास्टी का फाउंडर कौन है, तो वो कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है ना। इसका लास्ट रूलर भी यहाँ पर है खिलजी डायनास्टी, लोधी डायनास्टी, मुगल डायनास्टी, गुप्ता, ठीक है ना, मौर्य। इसी तरीके से आप इन सारे की सारी डायनास्टीज के फाउंडर्स को भी एंड इनके जो लास्ट किंग्स थे रहे थे उनको भी एक बार रिवाइज करके जरूर जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम जनरल साइंस। जनरल साइंस की अगर हम पर्टिकुलरली बात करेंगे तो बायो का क्वेश्चन है, 12th बायो से क्वेश्चन आ गया है। हीमोफीलिया इज काज्ड ड्यू टू विच क्रोमोसोम। हीमोफीलिया जो है ये किस क्रोमोसोम से होता है, बेसिकली देखो हीमोफीलिया, व्हाट इज हीमोफीलिया, हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। दैट मींस जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसी डिजीज है, ये एक ऐसा डिसऑर्डर है दैट इज काज्ड बाय जीन म्यूटेशंस। जब जीन में कोई एबर्शन आएगी या म्यूटेशन आएगी, ठीक है ना, तो उसको हम बोलेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर। पॉइंट नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर है, बेसिकली ये सेक्स लिंक्ड है। सेक्स लिंक्ड का मतलब क्या होता है, ये उस क्रोमोसोम के जीन से होती है, उस क्रोमोसोम के जीन के डिफेक्ट से होती है जो बेसिकली सेक्स क्रोमोसोम होता है। दैट मींस अगर हम पर्टिकुलर इसकी बात करेंगे तो ये एक्स लिंक्ड होती है, एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पॉइंट नंबर ये कुछ पॉइंट से, इसके अलावा हीमोफीलिया के अराउंड जो क्वेश्चंस अब फ्रेम हो सकते हैं, हीमोफीलिया को और एक नाम से जानते हैं, इसको हम बोलते हैं ब्लीडर्स डिजीज। बेसिकली जिस बंदे को ये ब्लीडर्स डिजीज होगी, हीमोफीलिया होगी,
उसका जो ब्लड होता है वो फिर कोगुलेट नहीं होता है, उसके जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, वो इफेक्ट होते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो एक पर्सन होता है उसको अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग होती है एंड अल्टीमेटली क्या होती है, उसको डेथ होती है। ये बात यहाँ पर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे भी बन सकता है। तो यहाँ पर मैंने रेड में एक क्वेश्चन को फ्रेम किया है, जो क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है, हीमोफीलिया इज काज्ड बाय, ये किससे होता है, बैक्टीरिया, वायरस, जेनेटिक म्यूटेशन और काज इज अननोन। देखो ये बैक्टीरियल डिजीज नहीं है, पैथोजेनिक डिजीज ये नहीं है, ये किसी भी पैथोजन से नहीं होती है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया, जो क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम होता है, इस पे जो जीन्स होते हैं, जब उनमें कोई म्यूटेशन आती है तो उससे एक क्लॉटिंग फैक्टर जो होते हैं, कोगुलेटिंग फैक्टर जो होते हैं, उनमें एबर्शंस आते हैं, तो उसको हम बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। पॉइंट नंबर 1। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ हीमोफीलिया। बेसिकली यहाँ पर सिम्टम्स की बात हो रही है। हीमोफीलिया के सिम्टम्स क्या है, ब्लीडिंग इन द हेड। देखो मैंने अभी आपको बताया इसको ब्लीडर्स डिजीज बोलते हैं, ठीक है ना। चाहे एक्सटर्नल कट आए एक ह्यूमन एक ऑर्गेनिज्म को, या फिर एक इंटरनल कट आए, तो कंटिन्यूअस ब्लीडिंग तो होती है फ्रॉम इंटरनल एज वेल एज फ्रॉम द एक्सटर्नल कट, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एज ए रिजल्ट ऑफ विच जॉइंट स्वेलिंग भी होती है एंड अल्टीमेटली ऑब्वियसली यहाँ पर डेथ होती है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको और एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दूं, वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इस क्वेश्चन को मैं इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या मैं दूंगा। देखो ये एक्स लिंक्ड है, दैट मीन्स एक फीमेल का जेनेटिक मेकअप होता है एक्स एक्स, दिस इज अ फीमेल। एंड अगर हम एक मेल का जेनेटिक मेकअप देखेंगे दैट्स एक्स वाई, ठीक है ना। दैट मीन्स यहां पर एक बात आप अंडरस्टैंड करना, एक फीमेल में ये डिसऑर्डर तभी होगा जब बोथ उसके फादर प्लस मदर दोनों क्या है, डिजीज्ड होंगे। अगर उसके फादर को भी एंड उसकी मदर को भी क्या होगा, हीमोफीलिया होगा, तभी और तभी एक फीमेल को हीमोफीलिया हो सकता है, अदरवाइज उसको कभी भी हीमोफीलिया नहीं होगा। वहीं पर अगर हम एक मेल की बात करेंगे, तो मेल को अगर सिर्फ इसकी मदर जो होगी अगर वो हीमोफिलिक होगी, अगर वो डिजीज्ड होगी, तो एक मेल को तब भी ये हीमोफीलिया हो सकता है। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बन जाती है। इसके अलावा यहाँ पर और एक कुछ क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं अराउंड दिस हीमोफीलिया। हीमोफीलिया बेसिकली एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। जेनेटिक डिसऑर्डर से कौन कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, याद रखना। इन डिजीज को एक बार रिवाइज करके जाना है जब एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे। हीमोफीलिया जेनेटिक डिसऑर्डर है, कलर ब्लाइंडनेस जेनेटिक डिसऑर्डर है। यहां पर याद रखना हीमोफीलिया एंड जेनेटिक एंड कलर ब्लाइंडनेस जो है, दीज आर एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स, ठीक है ना। इसके अलावा क्लिफ्ट पैलेट, फ्रैगाइल एक्स सिंड्रोम, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स, डेफनेस एंड मेल बाल्डनेस, दीज ऑल आर जेनेटिक disorders, that means these are caused by the gene mutations। ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बन जाती है आप सबके लिए। क्लियर है ये भी। नेक्स्ट इज व्हेन वाज द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी इंप्लीमेंटेड। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी को इंप्लीमेंट कब किया गया था, 1970 में इसको इंप्लीमेंट किया गया था। तो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ द इंडियन स्टेट। देखो बेसिक सा क्वेश्चन आ गया है पॉलिटी से, क्या आ गया है, वो गवर्नर जो है, गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है, गवर्नर को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। एंड अगर ड्यूरेशन की बात हो रही है, अगर ड्यूरेशन की बात यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है, अगर इस तरीके से इजी क्वेश्चन बन गया तो 5 ईयर्स की ड्यूरेशन होती है। एंड यहाँ पर एज की बात याद रखना है, अबो 35 ईयर्स होनी चाहिए, अबो 35 ईयर्स जो भी पीपल होंगे, जो भी कैंडिडेट्स होंगे दैट आर एलिजिबल फॉर दिस अपॉइंटमेंट, ठीक है। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द इफेक्टिव डेट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। देखो पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है, पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर अगेन बन जाता है। इसका हमें इफेक्टिव डेट यहाँ पर बताना है, ठीक है ना। पहली बात, इसको अनाउंस कब किया गया था, इससे क्वेश्चन बन सकता है। व्हेन इट वाज अनाउंस्ड ऑन 19th of June 1905, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इसको अनाउंस किसने किया गया था, इसको अनाउंस किया था लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है। वो क्या थे, वो वाइस रॉय थे, वाइस रॉय ऑफ इंडिया, ठीक है। ये तब की बात है। पॉइंट नंबर 2, दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। एंड इसके बाद पॉइंट नंबर 3 जो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, इसकी इंप्लीमेंटेशन की बात करेंगे। इसको इंप्लीमेंट कब किया गया था, इसको इंप्लीमेंट किया गया था 16th of October 1905 में, ठीक है। अक्टूबर 16 1905 इसका इफेक्टिव डेट था। तो ये यहाँ पर अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। ये 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन यहाँ इस वाले पार्टीशन ऑफ बंगाल से यहाँ पर फ्रेम हो सकते हैं। क्लियर है ये वाला पॉइंट भी।
नेक्स्ट इज हु गेव द स्लोगन ऑफ डू और डाई स्लोगन। देखो डू और डाई स्लोगन जो है, डू और डाई स्लोगन जो है ये किसने दिया था, ये महात्मा गांधी ने दिया था। और कब दिया था, ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। ये याद रखना, क्विट इंडिया मूवमेंट, या इसको हम बोलते हैं भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 ये आप यहां पर याद रखिएगा। अगर हम ऑफिशियली बात करेंगे, ऑफिशियली इसको कब लॉन्च किया गया था, इसको लॉन्च किया गया था फर्स्ट ऑफ ऑल इसको लॉन्च किसने किया गया था, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। एंड अगर इसके डेट की बात हो रही है, अगर इसका डेट पूछा जाए तो इसको कब किया गया था लॉन्च, 9th of August 1942। अगेन दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट इज इंडियाज 2021 जेंडर गैप इंडेक्स रैंक इज। देखो 2021 की बात हो रही है। इसी तरीके से जब भी आपको आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इस ईयर को यहाँ पर एनसर्कल कीजिए। ठीक है ना, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, 22 का यहाँ पर नहीं बताना है। देखो 2021 की बात अगर हम करेंगे तो इंडिया की रैंक थी 140th, कितने में से, 150 अमंग द 156 कंट्रीज। ठीक है ना, और अगर हम 2022 की बात करेंगे, दैट मीन इस ईयर की बात करेंगे, इंडिया की रैंक क्या है, 135th अमंग 156। ठीक है ना, 135th रैंक है इस साल की 2022 की। ठीक है ना, ये अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज आपके लिए लाए हैं। इसमें यहाँ पर मैंने लिखा है इंडिया की कौन सी रैंक थी एंड उसका टॉप किसने किया है उस मतलब उस पर्टिकुलर इंडेक्स में, एंड उसके बॉटम लाइन पे कौन है। ठीक है ना, लाइक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात अगर हम करेंगे तो इंडिया की रैंक क्या है, 132nd। एंड इसको टॉप किसने किया है, स्विट्जरलैंड ने, नॉर्वे है सेकंड पे एंड आइसलैंड है थर्ड लैंड पे, थर्ड नंबर पे। ठीक है ना, इसी तरीके से अगर हम इसके बॉटम लाइन पे देखेंगे, इसके सबसे नीचे कौन है, वो है साउथ सूडान। ठीक है ना, इस तरीके से यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिसेस है। इनको आप अगेन, मैं यहाँ पर बोलूंगा ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी में मैं रखूंगा, इनको आप एक बार अगेन रिवाइज करके जरूर जाइएगा। देखो यहाँ पर हमें पूछा गया था, जो अभी हमने यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस किए, वहां पर हमें पूछा गया था जेंडर गैप इंडेक्स। ठीक है ना, जेंडर गैप इंडेक्स, इज देयर जेंडर गैप इंडेक्स एनीवेयर, लेट मी सी हियर, जेंडर गैप इंडेक्स। ओके, यहाँ पर देखो जेंडर गैप इंडेक्स 2021 का दिया गया है 140th, ये हमारा क्वेश्चन था। अब अगर 22 की बात हो रही है, ये देखो 22 की बात हो रही है, 135th रैंक है। ठीक है ना, इसको टॉप किसने किया गया था, आइसलैंड ने किया था। 22 में भी आइसलैंड ने किया एंड 21 में भी आइसलैंड ने किया था। इसकी बॉटम लाइन पे कौन था, बॉटम रैंक किसकी आ गई थी, अफगानिस्तान की, 2021 में भी एंड 2022 में भी। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से इन सारे इंडेक्सेस को आप एक बार रिवाइज करके जरूर जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज यूज्ड टू फिल द इलेक्ट्रिक बल्ब। इनमें से किस गैस को यूज किया जाता है इन ऑर्डर टू फिल द इलेक्ट्रिक बल्ब्स। तो एर्गॉन को यूज किया जाता है, एर्गॉन याद रखना। एर्गॉन बेसिकली एक नोबल गैस है, ये एक नोबल गैस है, दैट मीन्स ये केमिकली इनर्ट होता है। ठीक है ना, और वी कैन से दैट इसकी जो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन होती है वो कंप्लीट होती है। इसको क्यों किया जाता है यूज, पॉइंट नंबर 1, इसको इसलिए यूज किया जाता है बिकॉज इट प्रिवेंट्स द डिटोरेशन ऑफ टंजिस्टन। टंजिस्टन अगेन यहाँ पर टंजिस्टन का क्वेश्चन आ गया, टंजिस्टन से क्वेश्चन बन सकता है। टंजिस्टन को एक ऐसा एलिमेंट है जिसको हम यूज करते हैं एज अ फिलामेंट, फिलामेंट इन बल्ब, फिलामेंट इन द बल्ब। ये अगेन यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट इज व्हाई डज द स्काई अपीयर डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट। एक एस्ट्रोनॉट को स्काई जो है वो डार्क क्यों दिखाई दे रही है। देखो एक एस्ट्रोनॉट की अगर हम बात करेंगे, वो अबो एटमॉस्फेयर होता है, अबो एटमॉस्फेयर होता है। ठीक है ना, जब उस जहां पर वो होता है वहां पर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होती है। जब कोई भी एटमॉस्फेयर होती है नहीं होती है, दैट मीन्स वहां पर कोई भी स्कैटरिंग नहीं होगी, वहां पर कोई भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगी, ना ही वहां पर डिस्पर्शन होगी, वहां पर बेसिकली कोई भी फिनोमेना टेक प्लेस नहीं करेगा। दैट मीन्स यहाँ पर ऑप्शन जिसके मिसिंग है, तो इसका आंसर होना चाहिए बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, अगर ये ऑप्शन होगा, या बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, बिकॉज वहां पर कोई भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होती है। ये अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। इसके अलावा यहाँ पर क्वेश्चन क्या बन सकता है, द स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू। अब स्काई जो है इसकी अपीयरेंस अगर हम अर्थ से देखेंगे तो वो ब्लू कलर हमें दिखता है। ठीक है ना, दिन को, तो वो क्यों दिखता है, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, विच फिनोमेना इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट,
dispersion and scattering of the light, total internal reflection, blue color of the water droplets। देखो ये तो बकवास चीजें हैं। यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट डिस्पर्शन एंड स्कैटरिंग ऑफ द लाइट। देखो अगर स्कैटरिंग ऑफ लाइट जब होती है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो होती है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो होती है, दैट इज वाई जो स्काई है, स्काई हमें ब्लू कलर की दिखती है, ठीक है ना, क्योंकि एटमॉस्फेयर से लाइट को ट्रैवल करना पड़ता है। यहाँ पर और एक इंफॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर सी को देख के मुझे यहाँ पर और एक पॉइंट याद आ गया कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर याद रखना, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, व्हाई डायमंड इज सो ब्रिलियंट, द फिनोमिना टेकिंग प्लेस इनसाइड द डायमंड इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वहां पर रिफ्लेक्शन होती है, एंड फिर उस रिफ्लेक्शन से अगेन रिफ्लेक्शन होती है, एंड उस रिफ्लेक्शन से अगेन रिफ्लेक्शन होती है, एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीवियस किसी एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है ना, यहाँ पर भी इसके अच्छे चांसेस बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक और न्यूट्रल। एसिडिक कौन सा होता है? एसिडिक वो वाला सब्सटेंस होता है जो ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट करेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखिएगा। बेसिक कौन सा होता है? बेसिक रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है। एम्फोटेरिक कौन होता है? एम्फोटेरिक एक्ट करता है बोथ एज एसिडिक एंड बेसिक, कभी वो एसिडिक एक्ट करेगा एंड कभी वो एक्ट करेगा एज द बेसिक। एंड न्यूट्रल क्या है? न्यूट्रल नॉर एसिडिक नीदर बेसिक, ना ही वो एसिडिक होता है ना ही वो बेसिक होता है, ये आप यहाँ पर याद रखिएगा। अब हमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कार्बन डाइऑक्साइड का। देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट करता है, दैट मींस ये जो है ये एसिडिक इन नेचर होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर बन जाता है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये एक कॉमन सी गैस है जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती है, ठीक है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पर अगेन और एक टेबल के साथ में आया हूँ, यहाँ पर ये टेबल आप रिमेंबर करके रखिए। देखो कार्बन डाइऑक्साइड से क्वेश्चन आ गया है, इसका नेम होता है कार्बन डाइऑक्साइड, कलर होता है कलरलेस, इसका कलर पे भी क्वेश्चन भी आ सकता है, तो कलर याद रखिएगा, कलर इसका होता है कलरलेस। अगर हम पीएच की बात करेंगे तो ये होता है एसिडिक गैस, ठीक है ना, ये आ गया था आज का क्वेश्चन। सॉल्युबिलिटी एंड डेंसिटी से आपका क्वेश्चन नहीं आएगा, ये दो आप यहाँ पर मत याद करिएगा, एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में जाओगे। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड की बात करेंगे, कलर इसका क्या होता है? कलरलेस होता है, एंड अगर हम इसके पीएच की बात करेंगे तो ये एसिडिक गैस होता है। HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, या इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है ना, सबको पता है ये एसिडिक नेचर का होता है, पीएच होगा एसिडिक। एंड अगर हम कलर की बात करेंगे, अगेन दिस इज गोइंग टू बी द कलरलेस स्पीशीज, ठीक है। आफ्टर दैट हाइड्रोजन की बात करो, H2 से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, कलर इसका देखो कलरलेस होता है, एंड पीएच की बात करेंगे तो ये न्यूट्रल इन नेचर होता है। ऑक्सीजन की बात करोगे, O2 से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, अगर हम इसके नेम ऑक्सीजन होता है, अगर हम इसके कलर की बात करेंगे तो कलरलेस होता है, एंड अगर हम पीएच की बात करेंगे तो ये न्यूट्रल इन नेचर होता है। NH3 इंपॉर्टेंट है, NH3 को हम बोलते हैं अमोनिया, ठीक है, इसमें 3 हाइड्रोजन होते हैं और 1 नाइट्रोजन होता है। तो बेसिकली यहाँ पर कलर की बात करेंगे तो कलरलेस होता है, एंड पीएच की बात करेंगे अल्कलाइन होता है, NH3 याद रखना। अमोनिया यहाँ पर मैं हॉटस्पॉट मान के चलूंगा, अमोनिया जो है ये अल्कलाइन होता है। अल्कलाइन का मतलब क्या होता है? स्लाइटली बेसिक, आप इसको बेसिक में ले सकते हो। इसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करोगे, कार्बन मोनोऑक्साइड इज अगेन कलरलेस, एंड इसका पीएच देखेंगे तो न्यूट्रल है। Cl2 देखो, Cl2 इंपॉर्टेंट क्यों है? ये यहाँ पर मैं Cl2 भी लिखूंगा, क्लोरीन में लिखूंगा, क्यों? क्योंकि सारी की सारी स्पीशीज जो आपने अभी तक देखी यहाँ पर वो सारी की सारी क्या थी? कलरलेस थी। लेकिन ये जो क्लोरीन है, Cl2 है, ये एक ऐसी स्पीशी, एक ऐसी सिंगल स्पीशी आपने अभी यहाँ पर देखी, इसका कलर क्या है? ग्रीनिश येलो, ठीक है ना, कलर पे यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है। आफ्टर दैट मीथेन की बात करोगे, CH4 से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसका कलर देखेंगे तो कलरलेस होता है, एंड अगर हम इसके पीएच की बात करेंगे तो जो मीथेन होता है ये बेसिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है ना। मीथेन को हम और एक नाम से जानते हैं, इसको हम बोलते हैं मार्श गैस, बिकॉज दिस इज फॉर्मड इन द मार्शी एरियाज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्स सिटू कंजर्वेशन। इनमें देखो कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की दो टाइप्स होते हैं, एक होता है इन सिटू, दूसरा होता है एक्स सिटू। इन सिटू होता है जब हम अपने लोकल इकोसिस्टम, अपने नेचुरल इकोसिस्टम में एक लिविंग टिश्यू को या लिविंग सेल को या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंजर्व करेंगे, उसको हम बोलेंगे इन सिटू, ठीक है ना। और वहीं पर अगर हम एक्स सिटू को देखेंगे तो एक्स सिटू इज गोइंग टू बी द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ दिस इन सिटू, ठीक है ना। यहाँ पर हमें पूछा गया था एक्स सिटू कंजर्वेशन कौन सी है? एक्स सिटू है यहाँ पर सीड बैंक्स, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बोलना चाहूंगा
जो एक्सिटू एंड इंसिटू कंजर्वेशन है, इसके लिए मैंने निमोनिक्स बनाए हैं। आप एक बार जाके देखिए, चैनल पे विजिट कीजिए। इनफैक्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी डाल के रखूंगा, तो वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं एग्जामिनेशन में जाने से पहले, ठीक है। नेक्स्ट इज साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी का साइंटिफिक नेम क्या है? देखो यहाँ पर साइंटिफिक नेम से भी क्वेश्चन आ गए हैं। साइंटिफिक नेम अगेन मैंने इसके लिए भी एक निमोनिक बनाया है, बेस्ट ट्रिक्स मैंने यहाँ पर बनाई है आपके लिए, उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे के रखूंगा। एग्जामिनेशन में जाने से पहले एक बार इसको रिवाइज करके जाइएगा। तो कैल्सिफेरॉल यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेसिक सा क्वेश्चन था, इजी सा क्वेश्चन था, अगर आपने वो निमोनिक्स देखे होंगे तो। नेक्स्ट इज जॉइंटिस इज द डिजीज ऑफ। देखो जॉइंटिस जो है ये किसकी डिजीज है? बेसिकली यहाँ पर अफेक्टेड ऑर्गन की बात हो रही है, अफेक्टेड ऑर्गन की बात हो रही है। इसमें कौन से ऑर्गन का को इफेक्ट होता है? किडनी नो, पैनक्रियाज नो, इंटेस्टाइन नो, लिवर। जो जॉइंटिस होता है बेसिकली जब एक्यूमुलेशन ऑफ बिलीरुबिन होती है, किसमें? ब्लड में, या हम बोलेंगे बॉडी में, ठीक है ना। दैट रिजल्ट्स इन द डिजीज दैट्स कॉल्ड जॉइंटिस, ठीक है ना। ये बेसिकली लिवर की डिजीज है, ठीक है। तो इस तरीके से इस वाले पोर्शन से भी ये अगेन मैं यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में इसको रखूंगा। अब इस तरीके के क्वेश्चंस अगेन आ सकते हैं कि कौन सी डिजीज से कौन सा ऑर्गन इफेक्ट होता है, ठीक है ना। यहाँ पर अगेन मैं आया हूं आपके लिए, एक टेबल मैंने आपके लिए लाया है, ये आप याद रखिएगा। अर्थराइटिस जो होता है इसमें जॉइंट्स इफेक्ट होते हैं, ये याद रखिएगा। इस टेबल को अगेन एक बार रिवाइज करके जाइएगा। एजमा में किसको होता है? ब्रोंकियल मसल्स जो होते हैं उनको इफेक्ट होता है। कैटरैक्ट में आईज की डिजीज होती है। डायबिटीज, पेनक्रियाज की डिजीज होती है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं यहाँ पर स्टार मार के रखूंगा। डिप्थीरिया थ्रोट की डिजीज है, ये नहीं आ सकता है। ग्लूकोमा आइज की डिजीज है, ये अगेन मैं यहाँ पर इसको स्टार मार्क करूंगा, ठीक है। ग्वाइटर थायराइड ग्लैंड की, जॉइंटिस लिवर की, जो हमने अभी अभी जो हमारे एग्जाम में पूछा गया था। अगेन यहाँ पर देखो लेक्यूमिया ब्लड की डिजीज होती है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने यहाँ पर मार्क किया। मलेरिया स्प्लीन की डिजीज है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मेनिंगिटिस ब्रेन की डिजीज होती है, इसके कम चांसेस आने के। पैरालिसिस नर्व्स की डिजीज होती है। निमोनिया लंग्स की डिजीज होती है। पोलियो लेग्स की डिजीज होती है, ठीक है ना। पायरोहिया टीथ एंड गम्स की डिजीज होती है। रिमेटिज्म जॉइंट्स की डिजीज होती है। एंड साइनस किसकी डिजीज होती है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द साइनस लाइनिंग जो होती है उसको हम बोलते हैं साइनोसाइट्स, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट डिजीज है एंड कुछ इफेक्टेड ऑर्गन्स है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आई गेस डेफिनेटली आने वाले हैं, ठीक है ना। Okay, so these were some of the questions that we got from our connections from our students. I hope आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। At last I am wishing you a very best of luck and हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।